हेलो एवरीवन, मैं हूँ विजय और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ये चैप्टर नीट में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट जाने वाला है क्योंकि इसके 2 to 3 क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी रहता है। ठीक है, तो इसको अपन डीपली कवर करेंगे और एक एक चीज को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और बाकी किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, बेसिकली बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, इसमें दो चीजें आती है। बॉडी फ्लूइड के अंदर ब्लड आ जाएगा और सर्कुलेशन के अंदर जो सर्कुलेशन में हेल्प करता है, मतलब बॉडी फ्लूइड के अंदर तो अपन ब्लड के बारे में स्टडी करेंगे, इसके बारे में, ब्लड के बारे में। ठीक है, और लिम्फ के बारे में, क्योंकि वो भी बॉडी फ्लूइड के अंदर आ जाएगा। चीजें ब्लड से ही बनती है। उसके बाद सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होगा? बाय हार्ट होगा, क्योंकि हार्ट पंप करेगा, ब्लड को हार्ट पंप करेगा तभी तो ब्लड बॉडी में, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो आज अपना डे 1 है, इसमें आज हम ब्लड के बारे में कवर करेंगे और ब्लड में लगता है आरबीसी तक हो जाएगा। उसके बाद 1-2 दिन में पूरा ब्लड खत्म हो जाएगा, उसके बाद हार्ट को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और डिसऑर्डर वगैरह सारी चीज इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं ब्लड के बारे में। क्या होता है ब्लड? ये रहा ब्लड, ये जो है ये आरबीसी है, ये आरबीसी की शेप होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम? किन किन चीजों से मिलकर बनता है? ठीक है, तो बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चीजें इंक्लूड की गई है। कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की गई है? फर्स्ट है जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड होते हैं, सर्कुलेटिंग फ्लूइड। इसके अंदर क्या आ जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा ब्लड और लिम्फ। इसके लिम्फ के बारे में आगे अपन बात करेंगे। अभी अपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है। ठीक है, सेकंड आ जाएगा ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स के अंदर सभी लोग जानते हैं आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ईटीसी, ये ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाएगी। और थर्ड पंपिंग डिवाइस, सभी जानते हैं पंपिंग डिवाइस में क्या आएगा? पंपिंग डिवाइस में क्या आएगा? हार्ट आएगा। ठीक है, तो ये तीनों चीजें मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती है और इन तीनों चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ब्लड के बारे में। ठीक है, उसके बाद लिम्फ के बारे, के बाद आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, इन सबको देखेंगे और देन लास्ट में हार्ट देखेंगे। उसके बाद जितने भी डिसऑर्डर्स हैं सर्कुलेटरी से रिलेटेड, लास्ट में ये देखेंगे। ठीक है, तो ब्लड, बेसिकली सभी लोग जानते हैं ब्लड क्या होता है। ठीक है, तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। नॉर्मली देखें तो सब लोग ये जानते हैं कि ब्लड रेड कलर का होता है और ब्लड लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू कैसे हुआ? ठीक है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, लेकिन कौन सा होता है? तो अपन लिख सकते हैं ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? इसका ओरिजिन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का कहाँ से होता है? मीजोडर्मल।
इसका ओरिजिन होता है मीजोडर्मल, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे हेमेटोलॉजी टर्म है, किसको कहते हैं हेमेटोलॉजी। क्या होता है हेमेटोलॉजी, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया हेमेटोलॉजी, और में लिख देना स्टडी ऑफ ब्लड, क्योंकि ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन और ये हीम वर्ड हीमोग्लोबिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब स्टडी ऑफ ब्लड से ही होगा, और हम भी तो ब्लड के बारे में ही पढ़ रहे हैं। एंड इट्स डिजीज, ठीक है, एंड इट्स डिजीज। इन सब के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ ब्लड, वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ठीक है। एक तो मेल होता है और एक फीमेल होता है, ठीक है, दो चीज होती है। मेल के कंपैरिजन में फीमेल में थोड़ा ब्लड कम होता है, मेल में अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर के समथिंग होता है ब्लड, ठीक है, 5 लीटर। और अगर बॉडी वेट की बात करें तो 8% ऑफ बॉडी वेट। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में 4 to 4.5 और अगर बॉडी वेट की बात करें तो 7% ऑफ बॉडी वेट। और फीमेल में कम क्यों होता है, एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होती है, उसमें भी थोड़ा बहुत ब्लड लॉस हो जाता है, ठीक है। और एक हार्मोन होता है एंड्रोजन जो मेन के अंदर होता है, ठीक है, मेल के अंदर होता है, तो वो क्या करता है, वो ब्लड को उसकी वजह से ही मेल ब्लड का अमाउंट थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है, याद रख लो। और अब बात करते हैं ब्लड के पीएच की, ठीक है, ब्लड का पीएच यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे जगह पीएच। ब्लड का पीएच एक दो कंडीशन आएगी इसमें, नया पेज ले लेते हैं। पीएच ऑफ ब्लड, इसमें दो कंडीशन आएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इन दोनों में अगर ब्लड वेसल्स की बात करें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आर्टरीज में फ्लो करता है, ठीक है, जो आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, आर्टेरी। और इसमें CO2 का अमाउंट कम होगा, ठीक है। और इसकी बात करें तो इसमें वेंस होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, इसमें CO2 का अमाउंट ज्यादा होगा क्योंकि ये CO2 को कैरी करेगी। अगर इसमें CO ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो इसमें CO2 का अमाउंट कम होगा, तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन भी कम होगी, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी तो पीएच कंपेरिजन में थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 7.4 पीएच होता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, CO2 का अमाउंट थोड़ा ज्यादा होगा, इसलिए हाइड्रोजन कंसंट्रेशन थोड़ी ज्यादा होगी और पीएच का मान थोड़ा कम होगा। और आर्टरीज या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड के कंपैरिजन में इसका थोड़ा कम होगा 7.2, ठीक है। तो बेसिकली नॉर्मली 7.4 बोलते हैं ब्लड का पीएच, ये तुम्हारी नॉलेज के लिए याद रख लेना। बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ये याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं कि ब्लड का कंपोजिशन क्या क्या है। तो सबसे पहले टेबल बना लेते हैं,
ब्लड दो प्रकार की चीजें कंटेन करता है। कौन कौन सी करता है? सबसे पहले प्लाज्मा, और उसके बाद फॉर्म्ड एलिमेंट। एनसीईआरटी बोलती है फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है। और हम बोलते हैं ब्लड सेल्स। क्या बोलते हैं? ब्लड सेल्स। इनको कॉर्पोसल्स भी बोल सकते हैं, कॉर्पोसोल्स, ठीक है। ये तीनों नाम इसका ही है। प्लाज्मा, अगर इसके अमाउंट की बात करें तो ये होता है 55%, और बचा कुचा ये 45%, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या आ जाएगा? प्लाज्मा के अंदर आ जाएगा वाटर, प्लाज्मा के अंदर आ जाएगा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। और प्लाज्मा के अंदर आ जाएगा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। इनका भी अमाउंट होता है। अगर प्लाज्मा को जो 55% है इसको 100% माने तो इसमें 92% वाटर होगा, सबसे ज्यादा वाटर होता है प्लाज्मा में। उसके बाद इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें तो इसका अमाउंट होगा 1%, ठीक है। और बचा 7%, ये इसका होगा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर जैसे कि प्रोटीन आ जाएगा, और ब्लड शुगर लेवल जो भी है सब इसमें आएगा। उसके बाद इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, इसके अंदर जो भी आयंस वगैरह होंगे वो आएंगे, और वाटर के अंदर जो वाटर है ही सही, ठीक है। और बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट की। फॉर्म्ड एलिमेंट में कौन आएगा? ब्लड सेल्स। और अब ब्लड सेल्स की बात करें तो वो भी 3 प्रकार की होती है, ठीक है। ब्लड सेल्स भी 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? तुम्हारी भाषा में बोले सबसे पहले तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। और इनका जो नाम होता है असली वो क्या होता है? इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। इरिथ्रोमीन होता है रेड कलर, साइट मतलब होता है सेल, ठीक है। ल्यूको मतलब होता है व्हाइट कलर, साइट का मतलब होता है सेल, और थ्रोम्बो जो क्लोटिंग में हेल्प करेगा, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करेगा, क्लोटिंग, ठीक है। और साइट का मतलब हो गया सेल। ये रेड कलर की होती है जो आरबीसी कहलाती है, और जो व्हाइट कलर की होती है वो डब्ल्यूबीसी कहलाती है, और प्लेटलेट्स जो होते हैं वो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली बात हो गई अपनी ब्लड कंपोजिशन की। किसी को इसमें डाउट हो तो बता देना। के बाद नेक्स्ट अपन चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, प्लाज्मा किसे कहते हैं, सीरम किसे कहते हैं, लिम्फ किसे कहते हैं, ऑप्शन में दे सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि प्लाज्मा किसे कहते हैं। अगर ब्लड से फॉर्म्ड एलिमेंट को माइनस कर देंगे, प्लाज्मा इज इक्वल टू ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट्स, मतलब ब्लड सेल्स, ठीक है। आगे समझ में? अभी अपन ने पीछे पढ़ा है ब्लड सेल्स क्या होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अगर इन सबको ब्लड में से अपन रिमूव कर देंगे तो प्लाज्मा अपन को मिल जाएगा, और ये होता है कलरलेस, क्योंकि इधर फॉर्म्ड एलिमेंट में आरबीसी भी निकल जाएगी तो कलरलेस बन जाएगा। और अब बात करते हैं सीरम की। तो सीरम क्या होता है?
अब लेंगे अपन प्लाज्मा को। जो प्लाज्मा होता है, अगर प्लाज्मा से अपन क्लोटिंग फैक्टर को रिमूव कर देते हैं, क्लोटिंग फैक्टर, प्लाज्मा से भी अगर क्लोटिंग फैक्टर को रिमूव कर देंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, ये रहा सीरम। ठीक है, अपन को सीरम मिल जाएगी। और अब बात करते हैं लिम्फ। लिम्फ के बारे में सभी ने सुना होगा बहुत जगह। तो लिम्फ क्या होता है, अगर हम ब्लड में कोई भी फिल्टर लगा के आरबीसी को, ध्यान से देखना, प्लस प्लेटिलेट्स को और जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, या फिर मैक्रो प्रोटीन्स भी बोल सकते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, अगर इन सबको अपन ब्लड से रिमूव कर देंगे, ठीक है, तो अपन को क्या मिल जाएगा, लिम्फ मिल जाएगा। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। हमने प्लाज्मा के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया है और फॉर्म्ड सेल्स के बारे में थोड़ा जान लिया है। तो अब प्लाज्मा के बारे में थोड़ा डिटेल में पूछा जा सकता है, इसलिए प्लाज्मा के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, प्लाज्मा में क्या क्या कंटेन होता है, क्या क्या प्लाज्मा क्या क्या चीज कंटेन करता है, ये चीज अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्लाज्मा में देखा था हमने इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसका अमाउंट की बात करी थी हमने, 1% था। ठीक है, पता है सबको। इसके अंदर आयंस आ जाएंगे, आयंस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ध्यान से देख लेना। ठीक है, इससे क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी, के अंदर क्या आएगा, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन। ठीक है, और इनका जो सीरीज है वो घटते हुए क्रम में है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्लोराइड आयन होगा, फिर सोडियम आयन होगा, फिर पोटेशियम आयन होगा, फिर कैल्शियम होगा, फिर मैग्नीशियम सबसे कम होगा। ठीक है, सबसे कम मिनिमम अमाउंट इसका होगा, मिनिमम अमाउंट। और बात करें क्लोराइड की तो इसका होगा मैक्सिमम अमाउंट। ये सीरीज याद कर लेना। ठीक है, ये ठीक है, इधर से घटते हुए क्रम में, इधर बढ़ते हुए क्रम में। और दूसरी बात करें साल्ट, ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पढ़ रहे हैं, साल्ट। तो साल्ट में क्या क्या आ जाएगा, KCl हो गया, NaCl हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या आ जाएगा, प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक का अमाउंट कितना था, अप्रोक्सीमेटली 7%। ठीक है, इस प्रोटीन, प्रोटीन के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन ब्लड के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो 4 टाइप का प्रोटीन होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट जाने वाला है। 4 टाइप का प्रोटीन में क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले नाम सभी ने सुना हुआ है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन। ये दोनों जो प्रोटीन होते हैं ये ब्लड क्लोटिंग में काम आते हैं। ठीक है, ये दोनों ब्लड क्लोटिंग में काम आएंगे, ये इनको एक साथ लिखा है। और जो एल्बुमिन प्रोटीन होता है और जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, इन दोनों का फंक्शन अलग अलग होता है।
ठीक है, तो हम बात करेंगे कि इसकी साइज क्या होती है, इनका फंक्शन क्या होता है, इनका ओरिजिनेशन क्या होता है। ठीक है, एक एक के बारे में देख लेते हैं। जो एल्बुमिन प्रोटीन होता है ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है इन सारे प्रोटीन के कंपैरिजन में। ठीक है, स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन, और इसका ओरिजिनेशन की बात कर लेते हैं। इसके द्वारा बनाया जाता है ये, फॉर्म्ड बाय लीवर। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन होता है ऑस्मो ऑस्मो रेगुलेशन। है नहीं, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, ब्लड वेसल्स जो होती है उसमें ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर रेगुलेट करता है। ठीक है, क्योंकि ब्लड में प्रेजेंट होता है एल्बुमिन। ठीक है, तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उसको रेगुलेट कौन करेगा, एल्बुमिन प्रोटीन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बात करते हैं ग्लोबुलिन प्रोटीन की। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज में देखेंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा जाने वाला है। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन देख लिया हमने। इसकी साइज की अगर बात करें तो ये होता है लार्जेस्ट ब्लड प्रोटीन, और इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, लीवर, फॉर्म्ड बाय लीवर। ठीक है, फॉर्म्ड बाय लीवर। फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस हमने देख ही लिया। क्या होता है फंक्शन, ब्लड क्लॉटिंग में ये ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे बात कर लेते हैं अब ग्लोबुलिन प्रोटीन की। ग्लोबुलिन प्रोटीन, ये हम प्लाज्मा के अंदर, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर, प्रोटीन के अंदर ग्लोबुलिन प्रोटीन पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई भूल मत जाना। ग्लोबुलिन प्रोटीन बेसिकली थ्री टाइप्स का होता है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। ठीक है, कौन कौन सा होता है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। ठीक है, और जो अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं उन दोनों का फॉर्मेशन बाय लीवर होता है। ठीक है, और इनका जो फंक्शन होता है, दोनों प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, जो भी तुम ड्रग कंज्यूम करते हो किसी भी डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए, तो वो जाके ग्लोबुलिन प्रोटीन से अटैच होके बाइंडिंग साइट पे पहुंच के उसका एक्शन देती है। ठीक है, और ग्लोबुलिन प्रोटीन में भी अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन से जाके। ठीक है, इसके बारे में अगर डिटेल में पढ़ोगे तो बाद में पढ़ोगे, ये मोटा मोटा बता दिया है कि अगर किसी भी ड्रग का या फिर किसी भी सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन करना है बॉडी के अंदर जो हम बाहर से कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो कौन करेगा, अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन। अब बात करते हैं गामा ग्लोबुलिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। ये क्या करेगा, इसको हम बोलते हैं इम्यूनो ग्लोब्यूलिन, क्योंकि ये क्या करता है, एंटीबॉडी का फॉर्म करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा। और उसके बाद ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में एक चीज और होती है,
ब्लड शुगर लेवल सबको पता है, अगर ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो गया तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, और ब्लड शुगर लेवल कम हो गया तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो नॉर्मली बात कर लेते हैं ब्लड शुगर लेवल की। ब्लड शुगर लेवल, इसका नॉर्मल अमाउंट क्या होता है बॉडी में? नॉर्मल वैल्यू तो मिलीग्राम पर डीएल, ठीक है। ये होता है, अगर 100 से ज्यादा हुआ तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, और 100 से कम हुआ तो ब्लड ग्लूकोज लेवल। दो कंडीशन आएगी। ब्लड ग्लूकोज लेवल, यहाँ पे लिख देते हैं इफ ब्लड ग्लूकोज लेवल घट गया, और इधर लिख देते हैं इफ ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया तो हाइपोग्लाइसीमिया, इधर क्या हो जाएगा? हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। ये हो गई ब्लड शुगर की बात। और अब हम बात करने जा रहे हैं प्लाज्मा के बारे में, हमने बात कर लिए। अब बात कर रहे हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबसे पहला सेल कौन सा था? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। इरिथ्रोसाइट, अगर इसके अमाउंट की बात करें, ठीक है, तो इसका अमाउंट हो जाता है नंबर ऑफ आरबीसी बोल सकते हैं, ठीक है इसको। तो इसका अमाउंट हो जाएगा 5 to 5.5 मिलियन पर mm³, ठीक है, पर mm³। और इसके साथ साथ ब्रेकडाउन भी होता है आरबीसी का। आरबीसी का ब्रेकडाउन पर डे होता है, पर कितना होता है? इसका 1%। इसका 1% ब्रेकडाउन डेली होता है, ठीक है। साइज और शेप की बात करेंगे। आरबीसी की साइज और की साइज क्या होती है एंड शेप क्या होती है? तो अगर साइज की बात करें तो मान लीजिए आरबीसी है, तो अगर इसके लेंथ की बात करें तो 7.5 माइक्रोमीटर होती है। और इसकी मोटाई की बात करें, और आरबीसी दोनों तरफ से बाई कॉनकेव होती है, ठीक है। यहाँ से बाई कॉनकेव और यहाँ से बाई कॉनकेव, ठीक है, दोनों तरफ से दबी हुई होती है। उसका कारण भी बताऊंगा क्यों दबी हुई होती है। लेकिन इसकी जो मोटाई होती है वो होती है 2 माइक्रोमीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब बाई कॉनकेव की होती है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आरबीसी शेप क्या होती है? बाई कॉनकेव। बाई कॉनकेव होगी क्योंकि इसका दोनों तरफ से, ठीक है, दोनों तरफ से बाई कॉनकेव है, दोनों तरफ से दबी हुई है। तो ये क्या करेगा? इसका सरफेस एरिया बढ़ा देगा। ये क्या करेगा? सरफेस एरिया इंक्रीज कर देगा। किसका? आरबीसी का। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो ये क्या करता है? आरबीसी ऑक्सीजन और CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। तो अगर इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो वो ज्यादा ऑक्सीजन या फिर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कर सकेगा। इसीलिए बाइकॉनकेव होती है, दोनों तरफ से बाइकॉनकेव होती है। बाई मतलब दोनों हो गया, और कॉनकेव मतलब दोनों तरफ से दबा हुआ, ठीक है। और एक और बात, इसके अंदर
आरबीसी के अंदर? न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, क्यों? न्यूक्लियस और जो भी सेल, डबल सेल ऑर्गन होते हैं, डबल सेल मेम्ब्रेन वाले जो ऑर्गन होते हैं, ऑर्गेनल्स, वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि एक एग्जांपल से समझो कि मैं कोई ट्रक लेके जा रहा हूँ, ठीक है? अगर ट्रक में कोई खाने की चीजें हैं, तो खाने की चीजें हैं और 4 लोग खाने वाले भी बैठे हैं, तो वो प्लेस से दूसरे प्लेस पे अपन को ट्रांसपोर्ट करनी है, और 4 लोग हमने उसमें भूखे बैठा भी रखे हैं, तो वो चारों लोग मिलके ही खा जाएंगे इसको, तो खाने को तो, ठीक है? तो इसीलिए डबल सेल मेम्ब्रेन जो ऑर्गन होते हैं और जो न्यूक्लियस होता है वो सेल में, आरबीसी में एब्सेंट होता है, ठीक है? तो ये देख कि बाइकॉनकेव क्यों होती है, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। 8 मिनट है, आ रहा हूँ मैं। सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, ठीक है? ये देख लेना, आरबीसी की शेप में आ गया। उसके बाद बात कर लेते हैं हम हीमोग्लोबिन की। किसकी? हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन सभी लोग जानते हैं, हीमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड का जो कलर होता है, आरबीसी का जो कलर होता है वो रेड होता है, ठीक है? तो ये दो चीज से मिलकर बना हुआ है, दो चीज से मिलकर बना हुआ है, हिम प्लस ग्लोब्यूलिन, ठीक है? ये होता है 5%, ये होता है 95%। और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, करेंगे, इसमें फेरस आयन होता है और पोर्फिरिन रिंग्स होती है। इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? अल्फा चेन और बीटा चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन, यहाँ पे 4 लगा देंगे, तो इधर 2 प्रकार की हो जाएगी। कौन सी? 2 अल्फा और 2 बीटा, ठीक है? अगर स्ट्रक्चर की बात करें, अगर स्ट्रक्चर की बात करें हीमोग्लोबिन COOH, इसके साथ 4 फेरस आयन जुड़े होंगे, ठीक है? ये अपन हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। Fe+2, 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 F+ हो गया हिम वाला पोर्शन, ठीक है? और ये हो गया अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, ये हो गया ग्लोबुलिन वाला पोर्शन, ठीक है? आ गया समझ में? तो ये हीमोग्लोबिन की नॉर्मल बात हो गई अपनी, यहाँ पे लिख देते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है? ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन कवर करेंगे फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, उसके बाद अपन डब्ल्यूबीसी स्टार्ट कर देंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कर दे, ठीक है? आज चैप्टर आपको कवर करना है, हम उसको रेडी करके आपके लिए तैयार करके अपलोड कर देंगे, ठीक है? वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।